सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल में। मेरे सभी प्यारे शिक्षार्थी विद्यार्थी, मैं आप सभी को सबसे पहले जो छोटी दीपावली है इनकी सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन में जो भी कार्य है वो माँ लक्ष्मी जी की कृपा से संपूर्ण हो जाए और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आप उल्लेखनीय कार्य कर रहे हो वो कार्य आपका जल्द से जल्द सिद्धिपूर्ण हो जाए। तो हम बात करते हैं शिक्षा में निरंतर कक्षाओं का अध्ययन के लिए। तो मैं हमेशा ही आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे चैनल पर ज़रूर एक बार छोटी जो कक्षाएं हैं उनको ज़रूर देखिए। आने वाली विभिन्न भर्तियाँ हैं उनमें आपको फायदा होगा। तो निरंतर अध्ययन करने से हमारे जो आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आप क्रमबद्ध रहेंगे। तो मैं आपको छोटी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और आप है वो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होते रहे। तो हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 और अन्य सभी प्रतियोगिताओं के लिए ये जो प्रकरण है वो महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने कल अध्ययन किया था भाषा, व्याकरण और लिपि। जिसमें पहला है भाषा। भाषा क्या होती है उसकी परिभाषा हमने जान ली। मनुष्य अपने विचारों भावों को आदान प्रदान करने के लिए जो माध्यम चुनता है, अर्थात अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति जो व्यक्त करता है वही क्या होती है, भाषा होती है। तो भाषा लिखित और मौखिक दो रूपों में होती है। जो बोलकर व्यक्त किया जाता है वो मौखिक होती है और जिनको लिख कर व्यक्त किया जाता है अर्थात मन के विचारों और भावों को जो वहाँ पर लिख कर व्यक्त किया जाता है वो लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा और मौखिक भाषा में भी अंतर है, क्योंकि मौखिक भाषा है वो परिवर्तनशील है जबकि लिखित भाषा है वो स्थिर है। जिसको बोलकर व्यक्त किया जाता है मौखिक भाषा को, और लिखित भाषा को लिख कर व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार अब हम जानेंगे भाषा की इकाइयाँ। तो भाषा की भी क्या होती है, इकाइयाँ होती है। किस प्रकार है वो भाषा को मतलब संपूर्ण रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो भाषा की मुख्यतः कितनी इकाइयाँ हैं, 5 इकाइयाँ हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले कौन सी इकाई है, ध्वनि। हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। क्योंकि हमारे मुख से जब ध्वनि निकलती है तो वो क्या होती है, एकदम स्वतंत्र होती है। उस पर किसी प्रकार का कोई वाद्य नहीं होता है। तो उस प्रकार जो स्वतंत्र ध्वनि निकलती है वो ही क्या लेती है, भाषा का रूप लेती है। चाहे वो लिखित में हो, चाहे मौखिक में हो, जो अन्य किसी भी कारण में हो। तो मुख से निकलने वाली स्वतंत्र ध्वनि या आवाज क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का ही प्रयोग होता है। जब हम मौखिक रूप में भाषा को अपने मुंह से बाहर निकालेंगे तो उसमें केवल ध्वनियों का ही क्या होता है, प्रयोग होता है। फिर वो मौखिक रूप में या फिर लिखित रूप में किसी रूप ले लेती है। तो इसलिए इसकी महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है, ध्वनि। अब हम बात करते हैं दूसरी इकाई क्या है, वर्ण। वर्ण यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे लिखित में छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण होता है उसके और अधिक टुकड़े जहां पर किए ही नहीं जा सकते, जैसे क, च, ट, प। तो इनमें ये क्या है, स्वर रहित है। जब ये स्वर सहित हो जाएंगे तो ये उनमें स्वरों की क्या हो जाएगी, मात्रा हो जाएगी। इस प्रकार ये बाद में इनके और अधिक टुकड़े, क का क्या टुकड़ा किया जा सकता है, कैसे, क धन अ, ठीक है। इस प्रकार ये, लेकिन इसका टुकड़ा है वो और नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। आगे बात करते हैं शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क, म, ल, कमल। तो ये वर्णों के सार्थक, 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण। इन वर्णों के सार्थक जब ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, एक समूह में।
हो जाएंगे। इसलिए ये सार्थक समूह क्या कहलाएगा? कमल। यहां पर वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और कमल क्या है? एक शब्द है। उसी प्रकार च, म, क, तो ये वर्णों का सार्थक समूह क्या हो गया? चमक। अर्थात एक शब्द का निर्माण हो गया। और चमक है वो क्या है? सार्थक शब्द है। तो शब्द की परिभाषा हमने जान ली। अब हम जानते हैं पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप अर्थात व्यवहार के रूप में अथवा विभक्ति, जहां पर विभक्ति समास में जिस प्रकार विभक्ति होती है ना, उनके शब्द को पद कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें विभक्ति चिन्ह है। राम ने कर्ता, रावण को कर्म से और बाण से संप्रदान और मारा क्रिया। इस प्रकार इसमें विभक्ति चिन्हों का यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक है, व्यवहारिक जो रूप है इसका, और विभक्ति युक्त शब्द को ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। इस प्रकार हमने पद भेद में भी पढ़ा था। कक्षा 10 के जो प्रकरण था उसमें हमने पद भेद को पढ़ा था, उसमें हमने ये पहले ही जान चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में उसकी कक्षाएं संचालित हो चुकी है, तो एक बार आप उसको भी जरूर जाकर देखना। इस वाक्य में राम ने रावण को बाण से मारा, ये सब क्या है? पद है, क्योंकि इनके साथ ये जो विभक्ति युक्त शब्द भी है, जो कारक चिन्ह लगे हुए ना, ने, को, से, इस प्रकार। अब हम भाषा की अंतिम इकाई के बारे में बात करते हैं, वाक्य। शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वो शब्द समूह वाक्य कहलाता है। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाता है, उसी प्रकार शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, अर्थात शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे वह एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है, पढ़ रहा है शब्द है, और रहा है, इस प्रकार ये क्या है? शब्दों का एक सार्थक समूह है, जिससे कुछ विशेष विचार प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार हमने आज अध्ययन किया कि भाषा की महत्वपूर्ण इकाइयां कौन सी है। भाषा की महत्वपूर्ण इकाइयां 5 है, तो आपको इनको ध्यान में रखना है और इनको एक बार जरूर है वो नोटिस कर लेना है। आगे के कक्षा में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।